नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अगली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली यूनिट हमने यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया था। वहाँ पर हमने साइकस, पाइनस और जो एफ्रीडा प्लांट था उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड उसमें रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट 5 में भी हमारा जो फर्स्ट मेंबर होगा, क्योंकि इस यूनिट में भी हमें जिम्नोस्पर्म के 3 मेंबर्स को स्टडी करना है। वह 3 मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो है टेक्सस, दूसरा है गिंगो और तीसरा है नीटम। तो आज हम यूनिट 5 का फर्स्ट मेंबर पढ़ेंगे टेक्सस। अब जो ये टेक्सस मेंबर है इसे यू ट्री भी कहा जाता है, या यू ट्री के नाम से या यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो ये टेक्सस है ये क्या है? अमरता की निशानी है। और अमरता की निशानी क्यों है? क्योंकि इसका जो पादप काय होता है या इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वह लगभग 3000 साल तक जीवित रह सकती है। इसी कारण इसे अमरता की निशानी के रूप में जो चर्च है वहाँ पर लगाया जाता है। इसका ये जो वृक्ष है टेक्सस का, ये काफ़ी सुंदर वृक्ष होता है। इसे ऑर्नामेंटल पर्पज या सजावटी उद्देश्यों के लिए भी लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट मेंबर स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है टेक्सस। टेक्सस को यू ट्री या जो टेक्सस की एक जाति है टेक्सस बेकेटा, उसको क्या कहा जाता है? यू ट्री कहा जाता है। और इसे अमरता की निशानी के रूप में जो चर्च है वहाँ पर भी लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ इसका जो जीवन काल होता है वह काफ़ी लंबे समय तक ये जीवित रह सकता है, लगभग 3000 सालों तक जीवित रह सकता है। इसी कारण इसे अमरता की निशानी के रूप में भी लगाया जाता है। तो ये इसके हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। अब इसका हम क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो अगर इसको क्लासीफाई करें तो यह कोनीफेरोप्सिडा का ही मेंबर है। जैसे पाइनस भी किसका मेंबर था? कोनीफेरोप्सिडा का मेंबर था। उसी प्रकार जो टेक्सस है यह भी कोनीफेरोप्सिडा का मेंबर है। परंतु जो पाइनस था वह कोनीफेरेलिज क्लास का मेंबर था, परंतु जो यहाँ पर जो टेक्सस है वह कोनीफेरेलिज का मेंबर नहीं है, टेक्सेसी जो क्लास है उसका मेंबर है। तो इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर डिवीजन या प्रभाग, वह है स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि टेक्सस क्या है? एक बीजीय पादप है, या जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म बीजीय पादप है। इसी कारण इनको डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में या बीजीय पादपों में रखा गया है। उसके बाद इसका जो सब डिवीजन है या उप प्रभाग है वह क्या है? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अनावर्त बीजी, मतलब ऐसे पादप जिसमें पुष्पों तथा फलों का निर्माण नहीं होता हो। मतलब हम कह सकते हैं कि जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता हो फल भित्ति का या अंडाशय भित्ति का, तो उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी पादपों के अंतर्गत रखा गया है। तो स्पर्मेटोफाइटा का ही जो सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, उसमें किसको रखा गया है? टेक्सस को रखा गया है। फिर इसके बाद आती है क्लास। तो जो टेक्सस है इसकी क्लास कौन सी है? तो इसकी क्लास है कोनीफेरोप्सिडा क्लास है। फिर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है टेक्सेलिज, या ऑर्डर क्या है इसका? टेक्सेलिज। और क्लास कौन सी है? कोनीफेरोप्सिडा। वैसे मैंने अभी भी बताया जो पाइनस है उसकी भी क्लास कोनीफेरोप्सिडा है, परंतु उसका जो ऑर्डर या जो उसका गण है वह क्या है? कोनीफेरेलिज गण है। तो इस टेक्सस को टेक्सेलिज गण में क्यों रखा गया है? तो कुछ ना कुछ लक्षण भिन्न होंगे। उसी कारण जो फ्लोरिन नामक जो साइंटिस्ट था उसने कोनीफेरेलिज गण में टेक्सस को न रखकर किस गण में रखा? टेक्सेलिज गण में रखा। फिर इसके बाद इसके कुल की बात करें या फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी टेक्सेसी और इसका जीनस है टेक्सस। और इसकी कई जातियां हैं, जैसे टेक्सस वेलिचियाना है, टेक्सस बेगेटा है, ऐसी अनेक जातियां हैं। अगर पूरे विश्व भर में बात करें, हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, मतलब इसके वितरण की बात कर रहे हैं या इसमें जितनी भी जातियां पाई जा रही हैं उनकी बात करें तो विश्व में टेक्सस की लगभग 9 जातियां पाई जाती हैं।
और विश्व में भी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है इसकी जातियाँ, एक तो यूरोप में, एक मलेशिया में, इंडिया में और फिलीपींस में। फिलीपींस में और उत्तरी अमेरिका में। तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में इसकी लगभग 9 जातियां पाई जाती हैं। उनमें से इंडिया में केवल 2 जातियां इसकी खोजी गई है या देखी गई है। एक तो टेक्सास बेकेटा, कौन कौन सी जाति है, एक तो टेक्सास बेकेटा और एक है टेक्सास वेलीचियाना। तो टेक्सास बेकेटा और टेक्सास वेलीचियाना ऐसी दो, टेक्सास की ऐसी 2 स्पीसीज है जो कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती हैं। और बाकी की जो अन्य जातियां हैं वह विश्व के अन्य भागों में पाई जाती है, जैसे यूरोप में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, फिलीपींस में, मलेशिया में यहाँ पर देखने को मिलेगी। और टेक्सास क्या है, एक ऑर्नामेंटल या सजावटी प्लांट्स हैं, जिसे सजावटी पर्पज के लिए भी लगाया जाता है। अब जो ये इंडिया में जो ये 2 जातियां पाई जाती हैं, ये इंडिया में कौन सी जगह पाई जाती है, तो जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाले क्षेत्र में ये दोनों ही जातियां पाई जाती हैं। हिमालय वाला क्षेत्र मतलब एक जीरोफाइटिक एरिया है या मरुद्भिदीय प्रदेश है, जो कि कोल्ड डेजर्ट है या कोल्ड मरुद्भिदीय प्रदेश है, मतलब वहाँ पर पानी की कमी है, पानी है तो बर्फ के रूप में है। तो हिमालय वाले क्षेत्रों में जो छायादार स्थान है वहाँ पर ये टेक्सास बेकेटा और टेक्सास वेलीचियाना की जातियाँ हमें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बीजाणुद्भिद जो पादप है उस पादप की। भाई जो ये पादप है ये दिखाई कैसा देता है, तो मैंने अभी अभी बताया आपको, इसको क्लास कोनिफेरोप्सिडा में रखा गया है। तो इसकी जो शेप होगी या जिसका पादप का जो वितान होगा वह कैसा होगा, एक कोन के लायक होगा या जो शंकु होता है उसी के समान ये दिखाई देगा। मतलब पाइनस से काफ़ी ज़्यादा समानता यह प्रदर्शित करता है, क्योंकि पाइनस भी कोनिफेरोप्सिडा का मेंबर था, टेक्सास भी किसका है, कोनिफेरोप्सिडा का मेंबर है। तो ये कोन के समान दिखाई देगा। तो हम इसके स्पोरोफाइटिक प्रवृत्ति की बात करते हैं या इसकी जो बाह्य संरचना है पादप काय की उसकी बात करते हैं। तो बाह्य संरचना में कैसे दिखाई देता है, तो इनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर इसकी स्पोरोफाइट की बाह्य संरचना की बात करें या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में यह शंकु के समान एक वृक्षीय प्रकृति का पादप है, परंतु इसकी एक जाति है टेक्सास कैनाडेंसिस। वह काफ़ी श्रूप या झाड़ीनुमा पादप है जो कि जमीन के ऊपर विचरण करती हुई प्रवृत्ति के रूप में या जमीन के ऊपर फैली हुई प्रवृत्ति के रूप में कैनाडेंसिस एक निम्न विचरणीय श्रूप माना जाता है या झाड़ीनुमा प्रकृति का पादप माना जाता है। तो अगर इसकी एक ब्रांच की हम बात करें टेक्सास की, तो इसकी ब्रांच इस प्रकार की हमें दिखाई देती हैं। इसमें यह एक शाखा है जिसके ऊपर जो पत्तियां होती है वह सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं, और जो इसकी जो पत्तियां होती है वह रेखीय एक भालाकार या लेंसियोलेट आकृति की हमें दिखाई देती है। इनमें केवल एक ही मध्य सिरा होगी और कई जगह पर यहाँ पर ओव्यूल्स या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो यहाँ पर पाए जाएंगे। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसका। तो अगर इसके स्पोरोफाइटिक नेचर की बात करें तो जो टेक्सास का जो पादप काय होता है वह कैसा होता है, बहुवर्षीय, एक सदाहरित, हमेशा ही ये कैसा रहेगा, हरा भरा रहेगा, बहुवर्षीय, सदाहरित और शाखीय और दीर्घजीवी प्रकृति का पादप है, दीर्घजीवी प्रकृति का पादप है। कैसा है, बहुवर्षीय मतलब बहुत साल तक ये जीवित रह सकता है। कैसा है, सदाहरित है, शाकीय है
और दीर्घजीवी प्रकृति का, मतलब इसका जो जीवन काल होता है वो काफी लंबा होता है। और कैसा है, वृक्षीय प्रकृति का पादप है। परंतु मैंने बताया आपकी इसकी जो एक जाति है टेक्सास कैनाडेंसिस, वह स्वरूप के रूप में या निम्न विचरणीय स्वरूप के रूप में पाई जाती है, जो पृथ्वी पर रेंगती हुई वृद्धि करती है। अब इसके जो पादप काय की बात करें तो इसका जो पादप काय होता है वह एक तो जड़ में, एक तने में और पत्तियों में बटा होता है, क्योंकि इसकी जो स्पोरोफाइट है वह कैसा है, 2n है। और मैंने बताया अभी आपको यह वृक्षीय प्रकृति का पादप है, तो जड़ और तना और पत्ती में यह विभेदित रहता है, मतलब इसमें जड़ भी पाई जाएगी, तना भी पाई जाएगी और शाखाओं पर पत्तियां भी पाई जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं इसकी जड़ की। तो इसमें जो जड़ पाई जाती है वह कैसी पाई जाती है, मूसला मूल पाई जाती है या मूसला जड़ पाई जाती है, जो कि अन्य जिम्नोस्पर्म में भी पाई जा रही थी। तो सेम उसी प्रकार की यहाँ पर हमें जड़ देखने को मिलेगी, मतलब एक ही यहाँ पर टेपरूट उपस्थित होगी। और जो ये मूसला जड़ होती है यह युवा अवस्था में क्या क्या पाया जाएगा इस मूसला मूल में, तो जब ये युवा मूल्स होती है तो इस मूसला मूल्स में क्या पाया जाएगा, एक तो रूट कैप पाया जाएगा, मतलब जड़ों के शीर्ष भाग पर एक कैप लाइक संरचना पाई जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है, रूट कैप कहा जाता है। और मूसला मूल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम या रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये कर ली हमने इसके मूसला मूल की बात। इसके बाद इसके तने की अगर हम बात करें तो इसका जो तना होता है वह एक बेलनाकार प्रकृति का तना होता है और काफी लंबा होता है और असीमित वृद्धि वाला होता है, मतलब लंबे समय तक ये वृद्धि करता ही रहता है। और इसका जो तने का जो व्यास होता है या जो तने का जो घेरा होता है वह 6 से 7 मीटर तक लंबा होता है। और तने पर थोड़ी बहुत मात्रा में छाल पाई जाती है और तना कुछ मात्रा में रेडिश कलर का भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और तने पर जो ब्रांचिंग पाई जाती है या तने पर जो शाखन पाया जाता है वह एकल लाक्षी प्रकृति का शाखन पाया जाता है, जैसा कि जो क्रिसमस ट्री है उसमें जैसा पाया जाता है वैसा ही शाखन यहाँ पर मिलेगा। जैसे ये तना लंबे समय तक वृद्धि करने वाला होता है, इसके यहाँ से एक ब्रांच निकली, इसके इधर से, इसके इधर से, इसके इधर से, ऐसी ब्रांचें निकलती है। और जो ये पादप का जो वितान होता है वह कैसा होता है, एक कोन लाइक शेप का हो जाता है। तो यहाँ पर जो शाखन पाया जाएगा वह मोनोपोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग या एकल लाक्षी प्रकार का शाखन पाया जाएगा, जिसके कारण जो तने का वितान है या पादप का जो वितान है वह एक कोन शेप आकृति में हो जाता है। इसके बाद हम इसके पत्तियों की बात करें तो इसमें जो पत्तियां पाई जाती है वह किस प्रकार की दिखाई दे रही है, एक रेखीय आकृति की पत्तियां यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे नीरियम के जो पौधा होता है उसमें दिखाई देती है ना, वैसी ही यहाँ पर पत्तियां दिखाई देगी। और जो ये पत्तियां होती है यह शाखा पर किस रूप में व्यवस्थित है, तो शाखा पर यह सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित है। जैसे यह पत्ती इधर से निकल रही है, दूसरी पत्ती इधर से, तीसरी उधर से, तो ये सर्पिलाकार क्रम में यहाँ पर अरेंज है। और सर्पिलाकार क्रम, परंतु ये दिखाई कैसे देती है, जैसे दिखाई देती है ये दो पंक्तियों के रूप में, भाई एक लीफ इधर जा रही हो, दूसरी लीफ इधर आ रही हो। देखने में तो ये ऐसे द्विपंक्तिक रूप में नजर आती है, परंतु ये अरेंज कैसे हैं, सर्पिलाकार क्रम में अरेंज है। और इन पत्तियों में क्या होता है, एक पर्णवृंत भी अनुपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्णवृंत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से पत्ती निकलती है, बिना पर्णवृंत से जुड़े हुए रहती है। तो यह पत्तियाँ कैसी होती है, अवृंत युक्त होती है और रेखीय होती है। और इन पत्तियों का जो शीर्ष भाग होता है वह कैसा होता है, त्रिकोणाकार आकृति का या नुकीला होता है। और इन पत्तियों में केवल एक ही मध्य सिरा, यहाँ पर केवल एक ही मध्य सिरा पाई जाती है। सभी पत्तियों में देख लीजिए भले आप, एक ही मध्य सिरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसके पत्तियों की बात करें तो पत्तियां कैसी हैं, शाखा पर या जो तना है उस पर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित हैं और रेखीय प्रकृति के हैं, एक ही मध्य सिरा पाई जा रही है। इनका शीर्ष भाग कैसा है, नुकीला है। तो ये है पत्तियां। और जो ये यहाँ पर जो ये पत्तियां दिखाई दे रही है ये कैसी पत्तियां हैं,
ये इसकी फोलियज या प्रकाश संश्लेषी पत्तियां हैं। परंतु अगर इसके पादप की बात करें हम टेक्सस के पादप की, तो टेक्सस के पादप में हमें दो प्रकार की शाखाएं देखने को मिलेगी। एक तो लॉन्ग ब्रांच या दीर्घजीवी शाखा या असीमित वृद्धि वाली शाखा, और एक होती है सीमित वृद्धि वाली शाखा। तो हम जो इस शाखा की जो ये बात कर रहे हैं, ये शाखा है दीर्घजीवी शाखा या असीमित वृद्धि वाली शाखा। इस शाखा पर तो इस शाखा की जो वृद्धि होती है वह हमेशा ही होती रहती है, और इस शाखा पर ओनली किसका निर्माण होगा? प्रकाश संश्लेषी पर्ण का निर्माण होगा। और एक दूसरी प्रकार की शाखा और पाई जाती है जिसे कहा जाता है शॉर्ट ब्रांच या लघु ब्रांच या सीमित वृद्धि वाली शाखा। और जो वह शाखा होती है वह कहाँ पर स्थित होती है? वह शाखा इन शाखाओं के जो पर्ण होती है उनके कक्ष भाग से निकलती है। जैसे यहाँ से ये आपको यह ओव्यूल दिख रहा है, तो ये ओव्यूल किसके रूपांतरण से बना है? जो शॉर्ट ब्रांच थी उसी की जगह यहाँ पर ली गई है। तो यहाँ पर जो ये पर्ण है उनके कक्ष में कुछ सहपत्र सल्क या सल्क पर्ण का निर्माण हो जाता है, और उनके कक्ष में ही किसका निर्माण होता है? एक बीजांड का निर्माण होता है। अब जो ये बीजांड है, बीजांड के आधारीय भाग में क्या है? यहाँ पर बीजांड के आधारीय भाग में यहाँ पर क्या है? सल्क पत्र है या सहपत्र सल्क उपस्थित है। तो जो लघु शाखा या जो शॉर्ट ब्रांच होती है उसमें क्या होता है? केवल सहपत्र सल्क ही या सल्क पत्र ही पाए जाते हैं जो क्रोशित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर जो ये बोनी शाखा है, इस बोनी शाखा पर क्या देखने को मिलेगी? हमें केवल सहपत्र सल्क या सल्क पर्ण ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, जबकि जो इसकी ये लॉन्ग ब्रांच है या जो इसकी दीर्घ ब्रांच है उस पर केवल प्रकाश संश्लेषी पर्ण ही देखने को मिलेगी। और प्रकाश संश्लेषी पर्ण तो किस रूप में अरेंज है? यहाँ पर सर्पिलाकार क्रम में अरेंज है, जबकि यहाँ पर जो ये सल्क पत्र है वह किस रूप में अरेंज होती है? ये क्रोशित रूप में अरेंज होती है। वैसे हमको यहाँ पर एक क्लियरली नहीं दिखेगा, परंतु ये किस रूप में अरेंज है? यहाँ पर क्रोशित रूप में अरेंज है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो लंबी शाखा है यह तो कैसी है? प्रकाश संश्लेषी शाखा है, क्योंकि इस पर प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है। जबकि जो इसकी छोटी शाखा है या जो इसकी लघु ब्रांच है वह केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रूपांतरण करने का कार्य करती है। जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो ये डायग्राम लिया है वह किसका लिया है? टेक्सस की फीमेल ब्रांच का लिया है। फीमेल ब्रांच का मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल बीजांड दिखाई दे रहे हैं जो कि निषेचित बीजांड है, और उन बीजांडों के रूपांतरण से यहाँ पर बीज का निर्माण हो चुका है जो कि एरिल युक्त है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं यह भी यहाँ पर ब्रांचें हैं, और ब्रांचें कैसी है? बहुशाखित प्रकृति की ब्रांचें हैं। यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं निकल रही है और इन पर यही पर्ण यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी या स्पोरोफाइट की जो बाह्य संरचना होती है वह इस रूप में यह दिखाई देती है। ये तो हमने एक ब्रांच ली है। अगर इसकी पूरी प्लांट बॉडी को देखें तो पूरी जो प्लांट बॉडी दिखाई देती है वह किस रूप में दिखाई देती है? एक शंकु के आकार में हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद हम इस टेक्सस की जो एनाटॉमी है, इसके रूट्स की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी और इसके पर्ण की एनाटॉमी, उसकी स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर रूट की एनाटॉमी का अगर हम अध्ययन करें तो जो रूट की जो आंतरिक संरचना होती है वह एफ्रिडा की या जो पाइनस की जो जड़ें हैं या हम साइकस की जड़ें हैं उनकी आंतरिक संरचना के समान ही यहाँ पर हमें संरचना दिखाई देगी। उनमें भी एपिब्लेमा होगी, कोर्टेक्स वाला रीजन होगा और स्टील रीजन वाला क्षेत्र होगा जिसमें 2 जाइलम और 2 फ्लोएम उपस्थित रहेंगे। मतलब सेम प्रकार के अरीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल वहाँ पर पाए जा रहे थे तो यहाँ पर भी ये पाए जा रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, तो उसको वहाँ से पढ़ लेना, डायग्राम अपनी इच्छा से आप बना सकते हो। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो उसी के समान यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर इस टेक्सस की केवल स्टेम एनाटॉमी और जो पर्ण की जो एनाटॉमी है
उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो बात करते हैं हम इस स्टेम एनाटॉमी का। तो अगर स्टेम की एनाटॉमी की आंतरिक संरचना की बात करें तो स्टेम की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पोर्शन हमें दिखाई देते हैं, तो एक तो हमें दिखाई देगा इसकी एपिडर्मिस, इसके बाद कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, कोर्टेक्स वाला पोर्शन, और कोर्टेक्स वाले पोर्शन के बाद में फाइनली क्या दिखाई देगा, स्टील रीजन, और स्टील रीजन के बाद क्या दिखाई देगी हमें, पित्त दिखाई देगी जो कि तने के केंद्रीय भाग में पाई जाती है। तो इन चारों ही पोर्शन का हमें डिस्कशन करना है। तो अगर एनाटॉमी की बात करें या स्टेम की एनाटॉमी की हम बात करें तो एनाटॉमी में ये कैसा दिखाई दे रहा है बाह्य रूप से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कई जगह तो गर्त हैं, कई जगह उभार है, कई जगह गर्त हैं। तो मतलब इसकी जो बाह्य जो रूपरेखा है वह कैसी दिखाई देती है, एक लहरदार प्रकृति की हमें दिखाई देती है। अब ये लहरदार प्रकृति की या लहरदार क्यों दिखाई दे रही है, तो हमने अभी अभी देखा था कि जो इसका जो स्टेम होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाए जाते हैं। जब भी यह प्रकाश संश्लेषी पर्ण इससे हटते हैं तो यहाँ पर क्या छोड़ देते हैं, पर्णाधार छोड़ देते हैं, जिस पर्णाधार के कारण कहीं जगह पर तो गर्त दिखाई देगा और कहीं जगह पर उभार दिखाई देगा। तो लहरदार जो प्रकृति दिखाई देती है वह इन पर्ण प्रकाश संश्लेषी पर्ण या इन प्रकाश संश्लेषी पर्ण के जो पर्ण आधार है उनकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो जो इसकी जो एपिडर्मिस है वह कैसी दिखाई देगी, लहरदार प्रकृति की, या तने की जो आंतरिक संरचना है या तने की जो बाह्य रूपरेखा है वह लहरदार प्रकृति की हमें दिखाई देगी। आंतरिक संरचना में कौन कौन से पोर्शन दिखाई देंगे, एक तो एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, स्टील रीजन या इसका जो संवहन क्षेत्र है वेस्कुलर रीजन, और पित्त दिखाई देगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस होती है वह तने की सबसे आउटर मोस्ट लेयर या बाह्यतम परत होती है जो कि एक स्तरीय काफ़ी सटी हुई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो ये कोशिकाएं दिखाई देती है एक स्तरीय और काफ़ी पास पास उपस्थित है, तो इन कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई रहती है जो कि तने की सबसे बाह्यतम परत है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वह क्या है, एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। अब इस एपिडर्मिस के पश्चात कौन सा वाला क्षेत्र उपस्थित है, कोर्टेक्स वाला क्षेत्र उपस्थित है। अब जो ये कोर्टेक्स है ये कैसा क्षेत्र है, बहुस्तरीय क्षेत्र है, और कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे से लेकर संवहन क्षेत्र तक या स्टील रीजन तक ये फैला हुआ रहता है। तो बहुस्तरीय पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र होता है और एपिडर्मिस से लेकर स्टील रीजन तक ये फैला हुआ रहता है। और कोर्टेक्स की जो अंतिम परत है वह किसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। और जो ये एंडोडर्मिस होती है इसको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की कोशिकाओं से विभेदित नहीं होती है। मतलब इस एंडोडर्मिस को यहाँ पर हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा कोर्टेक्स वाला रीजन है या कौन सा एंडोडर्मिस वाला रीजन है। तो जो एंडोडर्मिस परत है वह कैसी होगी, यहाँ पर अस्पष्ट होगी। तो हमने कोर्टेक्स के बारे में बात की। कोर्टेक्स बहुस्तरीय क्षेत्र है जो कि एपिडर्मिस से लेकर स्टील रीजन या संवहन क्षेत्र तक फैला हुआ भाग है। और कोर्टेक्स की जो सबसे अंतिम परत होती है वह एंडोडर्मिस का निर्माण करती है जो कि कैसी है, अस्पष्ट प्रकृति की है क्योंकि इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टील रीजन की या इसके रंभ क्षेत्र की या वेस्कुलर रीजन की या इसके संवहन क्षेत्र की। तो इसका जो संवहन क्षेत्र होता है वह क्या है, तने का केंद्रीय भाग होता है। और संवहन क्षेत्र किससे घिरा हुआ रहता है, 2 से 3 स्तरीय
स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकल से। किससे गिरा हुआ रहता है? 2 से 3 स्तरीय स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकल से। मतलब संवहन क्षेत्र के चारों ओर क्या पाई जाएगी? 2 से 3 स्तरीय या 2 से 3 परतों के रूप में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी हुई पेरीसाइकल पाई जाएगी। यहाँ पर जो ये बोनी शाखा है, इस बोनी शाखा पर क्या देखने को मिलेगी? हमें केवल सहपत्र सल्क या सल्क पर्ण ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, जबकि जो इसकी ये लॉन्ग ब्रांच है या जो इसकी दीर्घ ब्रांच है उस पर केवल प्रकाश संश्लेषी पर्ण ही देखने को मिलेगी। और प्रकाश संश्लेषी पर्ण तो किस रूप में अरेंज है? यहाँ पर सर्पिलाकार क्रम में अरेंज है, जबकि यहाँ पर जो ये सल्क पत्र है वह किस रूप में अरेंज होती है? ये क्रोशित रूप में अरेंज होती है। वैसे हमको यहाँ पर एक क्लियरली नहीं दिखेगा, परंतु ये किस रूप में अरेंज है? यहाँ पर क्रोशित रूप में अरेंज है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो लंबी शाखा है यह तो कैसी है? प्रकाश संश्लेषी शाखा है, क्योंकि इस पर प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है। जबकि जो इसकी छोटी शाखा है या जो इसकी लघु ब्रांच है वह केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रूपांतरण करने का कार्य करती है। जैसे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो ये डायग्राम लिया है वह किसका लिया है? टेक्सस की फीमेल ब्रांच का लिया है। फीमेल ब्रांच का मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? केवल बीजांड दिखाई दे रहे हैं, जो कि निषेचित बीजांड है, और उन बीजांडों के रूपांतरण से यहाँ पर बीज का निर्माण हो चुका है, जो कि एरिल युक्त है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं यह भी यहाँ पर ब्रांचें हैं, और ब्रांचें कैसी है? बहुशाखित प्रकृति की ब्रांचें हैं। यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं निकल रही है और इन पर यही पर्ण यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी या स्पोरोफाइट की जो बाह्य संरचना होती है वह इस रूप में यह दिखाई देती है। ये तो हमने एक ब्रांच ली है। अगर इसकी पूरी प्लांट बॉडी को देखें तो पूरी जो प्लांट बॉडी दिखाई देती है वह किस रूप में दिखाई देती है? एक शंकु के आकार में हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद हम इस टेक्सस की जो एनाटॉमी है, इसके रूट्स की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी और इसके पर्ण की एनाटॉमी, उसकी स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर अगर रूट की एनाटॉमी का अगर हम अध्ययन करें तो जो रूट की जो आंतरिक संरचना होती है वह एप्रिडा की या जो पाइनस की जो जड़ें हैं या हम साइकस की जड़ें हैं उनकी आंतरिक संरचना के समान ही यहाँ पर हमें संरचना दिखाई देगी। उनमें भी एपिब्लेमा होगी, कोर्टेक्स वाला रीजन होगा और स्टील रीजन वाला क्षेत्र होगा, जिसमें 2 जाइलम और 2 फ्लोएम उपस्थित रहेंगे। मतलब सेम प्रकार के अरीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल वहाँ पर पाए जा रहे थे, तो यहाँ पर भी ये पाए जा रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करके अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, तो उसको वहाँ से पढ़ लेना, डायग्राम अपनी इच्छा से आप बना सकते हो। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो उसी के समान यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर इस टेक्सस की केवल स्टेम एनाटॉमी और जो पर्ण की जो एनाटॉमी है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो बात करते हैं हम इस स्टेम एनाटॉमी का। तो अगर स्टेम की एनाटॉमी की आंतरिक संरचना की बात करें तो स्टेम की आंतरिक संरचना में कौन कौन से पोर्शन हमें दिखाई देते हैं? तो एक तो हमें दिखाई देगा इसकी एपिडर्मिस, इसके बाद कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? कोर्टेक्स वाला पोर्शन, और कोर्टेक्स वाले पोर्शन के बाद में फाइनली क्या दिखाई देगा? स्टील रीजन, और स्टील रीजन के बाद क्या दिखाई देगी? हमें पित्त दिखाई देगी, जो कि तने के केंद्रीय भाग में पाई जाती है। तो इन चारों ही पोर्शन का हमें डिस्कशन करना है। तो अगर एनाटॉमी की बात करें या स्टेम की एनाटॉमी की हम बात करें तो एनाटॉमी में ये कैसा दिखाई दे रहा है बाह्य रूप से? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कई जगह तो गर्त हैं, कई जगह उभार है, कई जगह गर्त हैं।
तो मतलब इसकी जो बाह्य जो रूपरेखा है वह कैसी दिखाई देती है, एक लहरदार प्रकृति की हमें दिखाई देती है। अब ये लहरदार प्रकृति की या लहरदार क्यों दिखाई दे रही है, तो हमने अभी अभी देखा था कि जो इसका जो स्टेम होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाए जाते हैं। जब भी यह प्रकाश संश्लेषी पर्ण इससे हटते हैं तो यहाँ पर क्या छोड़ देते हैं, पर्णाधार छोड़ देते हैं, जिस पर्णाधार के कारण कहीं जगह पर तो गर्त दिखाई देगा और कहीं जगह पर उभार दिखाई देगा। तो लहरदार जो प्रकृति दिखाई देती है वह इन पर्ण प्रकाश संश्लेषी पर्ण या इन प्रकाश संश्लेषी पर्ण के जो पर्ण आधार है उनकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो जो इसकी जो एपिडर्मिस है वह कैसी दिखाई देगी, लहरदार प्रकृति की, या तने की जो आंतरिक संरचना है या तने की जो बाह्य रूपरेखा है वह लहरदार प्रकृति की हमें दिखाई देगी। आंतरिक संरचना में कौन कौन से पोर्शन दिखाई देंगे, एक तो एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, स्टील रीजन या इसका जो संवहन क्षेत्र है वेस्कुलर रीजन और पित्त दिखाई देगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस होती है वह तने की सबसे आउटर मोस्ट लेयर या बाह्यतम परत होती है, जो कि एक स्तरीय काफी सटी हुई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो ये कोशिकाएं दिखाई देती है एक स्तरीय और काफी पास पास उपस्थित है, तो इन कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई रहती है, जो कि तने की सबसे बाह्यतम परत है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वह क्या है, एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। अब इस एपिडर्मिस के पश्चात कौन सा वाला क्षेत्र उपस्थित है, कोर्टेक्स वाला क्षेत्र उपस्थित है। अब जो ये कोर्टेक्स है ये कैसा क्षेत्र है, बहुस्तरीय क्षेत्र है, और कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे से लेकर संवहन क्षेत्र तक या स्टील रीजन तक ये फैला हुआ रहता है। तो बहुस्तरीय पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र होता है, और एपिडर्मिस से लेकर स्टील रीजन तक ये फैला हुआ रहता है। और कोर्टेक्स की जो अंतिम परत है वह किसका निर्माण करती है, एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। और जो ये एंडोडर्मिस होती है इसको हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की कोशिकाओं से विभेदित नहीं होती है। मतलब इस एंडोडर्मिस को यहाँ पर हम पहचान नहीं सकते कि कौन सा कोर्टेक्स वाला रीजन है या कौन सा एंडोडर्मिस वाला रीजन है। तो जो एंडोडर्मिस परत है वह कैसी होगी, यहाँ पर अस्पष्ट होगी। तो हमने कोर्टेक्स के बारे में बात की। कोर्टेक्स बहुस्तरीय क्षेत्र है जो कि एपिडर्मिस से लेकर स्टील रीजन या संवहन क्षेत्र तक फैला हुआ भाग है। और कोर्टेक्स की जो सबसे अंतिम परत होती है वह एंडोडर्मिस का निर्माण करती है, जो कि कैसी है, अस्पष्ट प्रकृति की है, क्योंकि इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टील रीजन की या इसके रंभ क्षेत्र की या वेस्कुलर रीजन की या इसके संवहन क्षेत्र की। तो इसका जो संवहन क्षेत्र होता है वह क्या है, तने का केंद्रीय भाग होता है। और संवहन क्षेत्र किससे घिरा हुआ रहता है, 2 से 3 स्तरीय स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल से। किससे घिरा हुआ रहता है, 2 से 3 स्तरीय स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल से। मतलब संवहन क्षेत्र के चारों ओर क्या पाई जाएगी, 2 से 3 स्तरीय या 2 से 3 परतों के रूप में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी हुई पेरीसाइकिल पाई जाएगी। संवहन क्षेत्र को सुरक्षा देने का कार्य करती है। पेरीसाइकिल के अंदर की ओर क्या पाया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि एक बले के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और जो वेस्कुलर बंडल हैं उनमें क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर है, तो इसे क्या कहेंगे हम,
संयुक्त प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहेंगे। और जाइलम और फ्लोएम मतलब जो ये वेस्कुलर बंडल है वह क्या है, एक वलय में उपस्थित है, तो इसे क्या कहेंगे, यू स्टिल प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। और फ्लोएम इनमें कहाँ की ओर होता है, परिधि की ओर होता है, तो इसे क्या कहेंगे, बही फ्लोएमी या समपार्श्विक प्रकार के वेस्कुलर बंडल। और जो जाइलम और जो फ्लोएम है इनके आंतरिक भाग में क्या पाई जाती है, या जाइलम और फ्लोएम के जो वेस्कुलर बंडल है इनके केंद्र में क्या पाई जाती है, एक पेरेनकाइमेटस भित्ति पाई जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई भित्ति पाई जाती है जो कि तने के केंद्रीय भाग में उपस्थित होती है। तो ये थी तने की आंतरिक संरचना। अब जो ये तने की आंतरिक संरचना में जो ये वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं इनमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में हमें जाइलम पेरेनकाइमा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जाइलम पेरेनकाइमा यहाँ पर एब्सेंट होता है। और जाइल जिम्नोस्पर्म है तो वाहिका तो इसमें पाई नहीं जाएगी, तो क्या पाया जाएगा, ओनली एक तो जाइलम फाइबर, एक जाइलम वाहिका वाहिनिकाएं। तो जाइलम में केवल जाइलम वाहिनिकाएं पाई जाती है और जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम वाहिका यहाँ पर एब्सेंट होती है। और जाइलम भी यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होता है उसमें सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते, जो प्रोटोजाइलम होता है उसमें परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। कौन से गर्त मिलेंगे यहाँ पर, परिवेशित गर्त, जो कि एक पंक्तिंग होंगे, जबकि जो मेटाजाइलम होता है उसमें सर्पिलाकार स्थूलन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जबकि जो फ्लोएम होता है इसमें सह कोशिकाओं के अलावा सारे ही एलिमेंट्स जैसे फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पेरेनकाइमा है, चालनी नलिकाएं हैं, वह यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो दोबारा से देखना है इसे। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, जिसमें काफ़ी सटी हुई कोशिकाएं हैं और इनके ऊपर क्या है, क्यूटिकल का मोटा आवरण है। उसके पश्चात कोटेक्स वाला क्षेत्र है जो कि कैसा है, बहुस्तरीय क्षेत्र है, मतलब इसमें पेरेनकाइमेटस बहुस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है। और कोटेक्स की जो सबसे आंतरिक परत होती है वह किसका निर्माण करती है, यहाँ पर एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। और एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उनमें मार्ग कोशिकाएं तथा कैस्पेरियन पट्टिकाओं के स्थूलन पाए जाते हैं, परंतु कुछ कुछ जातियां ऐसी भी होती है जिसमें मार्ग कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाए, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाए जाएंगे। इसके पश्चात इसका कौन सा पोर्शन है, ये जो पूरा ही पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, इसका स्टील रीजन है। और स्टील रीजन में 2 से 3 स्तरीय पेरीसाइकिल उपस्थित होती है। और वह पेरीसाइकिल में कौन सी कोशिकाएं होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती है, मतलब मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई 2 से 3 स्तरीय पेरीसाइकिल संवहन क्षेत्र के चारों ओर पाई जाती है। और यहाँ पर संवहन क्षेत्र में अनेक वेस्कुलर बंडल यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि एक वलय में उपस्थित होते हैं। जैसे एक वेस्कुलर बंडल ये रहा यहाँ पर, दूसरा वेस्कुलर बंडल ये, तीसरा ये, चौथा ये, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, एक वलय में उपस्थित है। और इनमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस व्यवस्था को मैंने बता रखा है, संयुक्त कहा जाता है। इनमें फ्लोएम कहाँ पर पाया जाता है, परिधि की ओर पाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बही फ्लोएमी या समपार्श्विक कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाते हैं, यहाँ पर कैम्बियम पाई जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, समपार्श्विक है या बही फ्लोएमी है, संयुक्त प्रकार के हैं और ओपन टाइप हैं। और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है वह केंद्र की ओर होता है, मेटाजाइलम कहाँ की ओर होता है, परिधि की ओर होता है, तो इसे एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल भी
कहा जाता है। तो वेस्कुलर बंडल, एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल भी मिलेंगे। तो एंडार्क टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल में जाइलम कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक तो प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होते हैं उनमें क्या होता है, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं या बॉर्डर्ड पिथ पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, एक पंक्तिक होते हैं। जबकि जो मेटाजाइलम होता है उसमें सर्पिल स्थूलन पाया जाता है, या जो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं इनमें क्या होगा, सर्पिलाकार स्थूलन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी इसके तने की आंतरिक संरचना। और एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर, पित्त। तो तने के केंद्रीय भाग में पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई पित्त पाई जाती है, जो कि कुछ न कुछ भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती होगी। इसके बाद इस तने में हम द्वितीयक वृद्धि को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो द्वितीयक वृद्धि जब इस तने में हम करवाएंगे तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होगा, जो यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं इनके बीच में कौन सी कैम्बियम पाई जाती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और 2 वेस्कुलर बंडल के मध्य जो कैम्बियम बनेगी विभेदित होकर उसे क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों ही में जुड़ जाएगी और एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग बना लेगी, और इस कैम्बियम रिंग के द्वारा ही हर साल द्वितीयक वृद्धि की जाएगी। तो जो टेक्सस होता है इसमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है या सेकेंडरी ग्रोथ होती है वह किसके समान होगी, सेम टू सेम जैसे हमने पाइनस पढ़ा था। तो पाइनस के समान ही यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसके समान करवानी है, ओवरऑल हमें पाइनस के समान करवानी है। तो जैसा जैसा पाइनस में लिखा था वैसा वैसा हम टेक्सस में लिखेंगे, केवल डायग्राम दूसरा वाला बनाएंगे, क्योंकि यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि डायग्राम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा लहरदार है, तो लहरदार हमें बनाना पड़ेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर हम एग्जैक्ट पाइनस के समान ही कराएंगे। तो क्या होगा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, जिसे मान लिया जाए ये तने की आंतरिक संरचना है। इस तने की आंतरिक संरचना में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इसका संवहन क्षेत्र है। इसमें क्या है, वेस्कुलर बंडल उपस्थित है। ये बहुत सारे वेस्कुलर बंडल है जो कि कैसे हैं, एक वलय में उपस्थित है। इसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित हैं। जैसे ये वाला जाइलम केंद्र की ओर, और यहाँ पर क्या है, यह फ्लोएम है। और इन वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम है इसे क्या कहा जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और 2 वेस्कुलर बंडल के मध्य जो कैम्बियम बनेगी यहाँ की पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के विभेदन के फलस्वरूप, तो इसे क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा प्लस इंटर दोनों ही आपस में जुड़ जाएगी और यहाँ पर क्या बना लेगी, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण कर लेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्लीट कैम्बियम रिंग का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और यही कैम्बियम रिंग हर साल, मतलब यह हमेशा सक्रिय रहती है, मतलब हर साल सक्रिय रहती है। एक ही यहाँ पर कैम्बियम रिंग बनेगी जो कि स्थायी होगी और हर साल द्वितीयक वृद्धि कर या क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, मतलब द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर कंप्लीट कैम्बियम रिंग बन चुकी है। रिंग बनने के पश्चात ये द्वितीयक वृद्धि करेगी, जिसके कारण केंद्र की ओर तो यहाँ पर तो क्या बनाएगी, ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, और परिधि की ओर यहाँ पर क्या बनाएगी, ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। जैसे ही यहाँ पर केंद्र की ओर, इधर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, जो यहाँ पर जो ये कौन सा जाइलम है, प्राथमिक जाइलम है, यह केंद्र की ओर खिसकता हुआ पित्त कोशिकाओं में समाहित हो जाता है। जबकि जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसके बनने से जो प्राथमिक जो फ्लोएम है वह कोर्टेक्स की कोशिकाओं को धकेलता हुआ वहाँ पर शिफ्ट हो
जाएगा। तो हर साल द्वितीयक वृद्धि की जाएगी, जिसके कारण द्वितीयक ऊतकों का यहाँ पर निर्माण होगा या सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा। तो कुछ सालों बाद इतना मात्रा में यहाँ पर द्वितीयक ऊतक बनते चले जाएंगे कि यह कोर्टेक्स की कोशिकाओं पर दबाव डालना शुरू कर देंगे, जिसके कारण जो कोर्टेक्स होता है वो काफ़ी संकुचित हो जाता है और कुछ स्थानों से फट भी जाता है। फिर कोर्टेक्स में ही क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम का विकास होगा या कॉर्क कैम्बियम का विभेदन होगा, जो बाहर की ओर तो कॉर्क बनाएगी और अंदर की ओर सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण करेंगी। तो इस प्रकार इनमें एक तो स्टीलर रीजन में, एक एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, मतलब इनके रंभ क्षेत्र में और रंभ क्षेत्र के बाहर सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि कैसी है, पाइनस के समान ही है। और पाइनस के समान यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक तो शरद काष्ठ और एक बसंत काष्ठ, दोनों के वलय हमें दिखाई देंगे। मतलब एक ही साल में बसंत काष्ठ भी बनेगी और शरद काष्ठ भी बनेगी। मतलब जो बसंत ऋतु होगी उस दौरान जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उस काष्ठ को क्या कहेंगे हम, बसंत काष्ठ कहेंगे। और शरद ऋतु होगी और शरद ऋतु के दौरान जो कैम्बियम है उसके द्वारा जो सेकेंडरी जाइलम बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, शरद काष्ठ कहेंगे। तो बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ की जो परतें होती है वह एकांतर क्रम में बनेगी और यहाँ पर जो बसंत काष्ठ होती है वह थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनती है, शरद काष्ठ थोड़ी कम मात्रा में बनती है। क्योंकि बसंत काष्ठ किस दौरान बनती है, बसंत ऋतु में, और उस दौरान बरसात का मौसम होता है, जिसके कारण पादप पर नई नई पत्तियाँ आएगी, नई नई शाखाएँ आएगी। तो उस दौरान ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वाहिकाओं, वाहिनिकाओं, इनका निर्माण ज़्यादा मात्रा में होगा। तो यहाँ पर चौड़ी चौड़ी या बड़ी बड़ी कोशिकाएँ बनेगी, चौड़ी वाहिनिकाओं का यहाँ पर निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो बसंत काष्ठ होगी वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनेगी और काफ़ी मतलब रंगहीन, मतलब हम कह सकते हैं कि कम गहरी काष्ठ का यहाँ पर निर्माण होगा। जबकि जो शरद काष्ठ होगी ये कैसी होगी, गहरी काष्ठ होगी और इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं का, सक्रिय वाहिनिकाओं का, ऐसी संरचनाओं का यहाँ पर निर्माण होगा। और इन दोनों ही काष्ठ को मिलाकर क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग या वार्षिक वलय कहा जाता है। और वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर पादप की आयु का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उसका हम यहाँ पर डायग्राम लाते हैं और उस डायग्राम की सहायता से भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तने में, तो इसका जो तना होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद 5-6 साल तक हमने सेकेंडरी ग्रोथ करा ली, तो उसके बाद कैसा दिखाई देगा, या आंतरिक संरचना में ऐसा दिखाई देगा। पहले कैसा दिखाई दे रहा था, जो युवा तना था वो थोड़ा डिफरेंट प्रकृति का था, उसमें हमें यहाँ पर वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे थे जो कि प्राथमिक वेस्कुलर बंडल थे। उनमें जो फ्लोएम था वो भी प्राथमिक था, जाइलम था वो भी प्राथमिक था, और वहाँ पर कैम्बियम वेम्बियम जैसी कोई संरचना नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब जो कंप्लीट कैम्बियम रिंग थी वह नहीं दिखाई दे रही थी, केवल वेस्कुलर बंडल के मध्य की जो कैम्बियम थी वही यहाँ पर हमें दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान किसका निर्माण हो चुका है, द्वितीयक ऊतकों का निर्माण हो चुका है। यहाँ केंद्र में थोड़ी बहुत मात्रा में पित्त बची हुई है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पर जो जाइलम होता है वो होता है प्राथमिक जाइलम। इसके बाद सेकेंडरी जाइलम स्टार्ट हो जाता है, और जो सेकेंडरी जाइलम होता है इसके भी एकांतर क्रम में 2 वलय दिखाई देती है, एक तो शरद काष्ठ की वलय, एक बसंत काष्ठ की वलय। जो यहाँ पर ये चौड़ी चौड़ी या बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं या कम गहरे रंग की जो कोशिकाएं हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पोर्शन है इसमें जो ये चौड़ी चौड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये किसकी है, बसंत काष्ठ का वलय है। और जैसे ही यह जो गहरा वलय आया है ये किसका है, शरद काष्ठ का वलय है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं काफ़ी छोटी छोटी बनती है, इसी कारण ये काफ़ी गहरे रंग की या भूरे रंग की होती है। उसके बाद वापस से क्या है, बसंत काष्ठ है, फिर शरद काष्ठ है, फिर बसंत काष्ठ है, फिर शरद काष्ठ है। तो इस प्रकार सेकेंडरी ऊतक यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, और इसमें यहाँ पर थोड़ा बहुत मात्रा में कोर्क वोर्क जैसी संरचना का भी यहाँ पर निर्माण
हो जाता है। और यहाँ पर जो ये लंबी लंबी जो ये लाइनें दिख रही है आपको, ये क्या है, इसकी मज्जा किरणें हैं जो तने के अरिय भागों में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। अब जो ये मज्जा किरणें होती है वह किससे बनती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे हमने अभी ये कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण किया था, एक तो वेस्कुलर बंडल की कैम्बियम और दो वेस्कुलर बंडल के मध्य की जो कैम्बियम थी उनके संयोजन से, तो ये कंप्लीट कैम्बियम रिंग। तो कंप्लीट कैम्बियम रिंग में यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो रेस इनिशियल होती है, एक फूसिफॉर्म इनिशियल होती है। तो जो रे इनिशियल या जो तर्कु कोशिकाएं होती है वो तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, जबकि जो फूसिफॉर्म इनिशियल होती है वह किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर मज्जा किरणों का निर्माण करने का कार्य करती हैं, जो तने के पार्श्वीय भागों में भोज्य पदार्थों का संवहन करने का कार्य करते हैं। जैसे ये तना कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे वाहिका वाहिनिका तो कैसी होती है, ऐसी लंबवत होती है, जबकि जो मज्जा किरणें होती है वह कैसी होती है, इसके अरिय भागों में ट्रांसपोर्टेशन देने का कार्य करती है। तो इसकी संरचना को देख लो आप, यहाँ पर एपिडर्मिस है, कुछ समय पश्चात यहाँ पर जब कोर्टेक्स पर दबाव पड़ेगा, जब कोर्टेक्स संकुचित होगा तो यहाँ पर क्या दिखाई देगी, थोड़ी बहुत मात्रा में छाल दिखाई देगी। फिर यहाँ पर कोर्क कैम्बियम नजर आ सकती है, उसके बाद सेकेंडरी कोर्टेक्स नजर आएगा। फिर एंडोडर्मिस, थोड़ा बहुत मात्रा में पेरीसाइकिल के बाद यहाँ पर होता है प्राइमरी फ्लोएम, फिर द्वितीयक फ्लोएम के बाद क्या होगी, यहाँ पर कैम्बियम होगी, और कैम्बियम के अंदर की ओर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम होगा, जिसमें क्या होगी, बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ, बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ, ऐसे कई बले यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। और फिर केंद्र में थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पर हमें पित्त दिखाई देता है। तो ये है सेकेंडरी जो तना है इसका, या सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ संपन्न हो चुकी है तो उस दौरान इस प्रकार की यहाँ पर हमें संरचना दिखाई। यहाँ पर जो ये द्वितीयक जाइलम बना है, इसमें जो वाहिनिकाएं हैं, वाहिनिकाओं की अरिय विकृति पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये कोई वाहिनिका है तो इनकी जो अरिय भित्तियां होती है उन पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पंक्तिक परिवेशित गर्त हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो बॉर्डर्ड जो पित्त होंगे वह क्या होंगे, एक पंक्ति के रूप में यहाँ पर अरेंज होंगे। और साथ ही वाहिनिकाओं की अरिय भित्तियों पर क्या देखने को मिलेगा, तृतीयक सर्पिलाकार या सर्पिल स्थूलन, क्या देखने को मिलेगा, वाहिनिकाओं की अरिय भित्तियों पर तृतीयक सर्पिल स्थूलन या सर्पिलाकार स्थूलन भी हमें देखने को मिलेगा। अब तृतीयक सर्पिल स्थूलन क्या होता है, जो वाहिनिका की जो भित्ति होती है उसमें तृतीयक भित्ति का निर्माण होना, तृतीयक भित्ति के रूप में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो पदार्थ है वह यहाँ पर एक सर्पिल रूप में अरेंज होकर क्या करेंगे, तृतीयक सर्पिलाकार स्थूलन का निर्माण करेंगे। और यह तृतीयक जो सर्पिलाकार जो स्थूलन है, यह जो टेक्सस की जो कास्ट है उसको लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। और टेक्सस की कास्ट का यही एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है, इसमें क्या पाए जाते हैं, तृतीयक सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते हैं। इसी के कारण जो टेक्सस की जो कास्ट होती है वह कैसी होती है, लचीली प्रकृति की होती है, और उस लचीली कास्ट का उपयोग धनुष बाण बनाने में भी किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी जाइलम की जो वाहिनिकाएं होती है उसमें एक पंक्तिक परिवेशित गर्त पाए जाते हैं, और वाहिनिकाओं की अरिय भित्तियों पर तृतीयक सर्पिल स्थूलन भी या सर्पिलाकार स्थूलन भी पाए जाते हैं, जो कि टेक्सस की कास्ट को लचीलापन प्रदान करने का कार्य करती है। इसी कारण टेक्सस की कास्ट के या टेक्सस की जो लकड़ी होती है उससे धनुष बाण बनाए जाते हैं। तो ये देख ली हमने टेक्सस के तने में द्वितीयक वृद्धि। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान टेक्सस की जो पर्ण है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।
अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो हमने जो ये सेकेंडरी जाइलम बनाया है, इस सेकेंडरी जो जाइलम है, इस सेकेंडरी जाइलम में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाएंगे? एक तो वाहिनिका पाई जाएगी और जाइलम फाइबर पाए जाएंगे। तो इनकी जो वाहिनिका होती है, इनकी वाहिनिकाओं में क्या होता है? एक पंक्तिक परिवेशित गर्त यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं।